हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो देख लें, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 15 महीनों तक एक आइलैंड पर फंसे रहे 6 लड़कों की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है साल 1965 में टोंगा साम्राज्य नाम के एक देश से। यह देश ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में मौजूद प्रशांत महासागर में छोटे द्वीपों के एक ग्रुप से बना है। हमारे हीरो हैं यह 6 नौजवान, जिनके नाम हैं सियोन, स्टीफन, कोलो, डेविड, लूक और मोनो। यह एक कैथोलिक स्कूल के स्टूडेंट थे, जो एक बोर्डिंग स्कूल था। उस स्कूल के नियम बहुत सख्त थे और स्टूडेंट को एक लिमिटेड आज़ादी थी। उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार ही बाहर जाने की परमिशन थी, वह भी टीचर्स की निगरानी में। किसी भी तरह की गलती पर सख्त सज़ा थी। उन लड़कों की उम्र 13 से 16 वर्ष की थी। एक दिन उन्होंने सोचा कि अपने बोर्डिंग स्कूल से भाग जाएंगे। एक बोट को चुरा के, जिसको वो आगे जाकर फिजी या न्यूजीलैंड में बेच देंगे और इस बड़ी दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि इन्होंने ये तक सोच लिया था कि आखिर किसकी बोट चुराने वाले हैं। यह बोट एक मछुआरे की थी, जो कि इन्हीं के स्कूल के पास रहता था, मिस्टर तनिएला ओहिला, जिसका बर्ताव इन बच्चों के प्रति अच्छा नहीं था और यही वो वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने इसकी बोट को चुना था। बच्चे इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि यह जर्नी उनके लिए आसान नहीं होने वाली है, लेकिन उनका मानना यह भी था कि वह जर्नी इस बोर्डिंग स्कूल से तो बेहतर ही होगी। उसी दिन हल्की शाम के वक्त यह सभी बच्चे अपने स्कूल से निकलते हैं और उस मछुआरे से उसकी बोट को कुछ देर के लिए उधार पर ले लेते हैं और यहाँ से निकल पड़ते हैं। हालांकि उस वक्त इन सभी बच्चों को किसी ने नहीं देखा था। वहाँ से जाते हुए
उनके पास 2 दर्जन केले और कुछ कोकोनट और एक गैस बर्नर भी था। उन्होंने यह सोचा था कि उनके पास पूरा समंदर है जहाँ इनको मछलियाँ आराम से मिल जाएंगी, जो कि उनकी पूरी जर्नी में उनका खाना बनेंगी। इसीलिए वह इतना ही खाना अपने साथ लेकर आए थे। हालांकि यह थे तो बच्चे ही, और इसी वजह से यह एडवेंचर के चक्कर में अपने साथ कोई सा भी मैप या कंपास लाना भूल गए थे, जो कि आगे चलकर उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। इनका एडवेंचर शुरू में तो वाकई में अच्छा गुजरा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि यह बच्चे एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे। और वह गलती यह थी कि यह उस रात को एक गहरी नींद में सो गए थे। उसी रात अचानक से मौसम खराब होने लग गया और जोरों की हवाएं चलने लग गई, जो कि लहरों को इतनी तेज़ रफ्तार के साथ बहाती ले जा रही थी कि इनकी बोट यहाँ से वहाँ लहरों के साथ डगमगाने लगी, जिसको देखकर डेविड ने वापस जाने के लिए बोट का मेन सेल ओपन किया, लेकिन हवाओं ने उसको टुकड़ों में फाड़ डाला। सारे लड़के काफ़ी स्ट्रगल करने लग गए थे इस बोट को कंट्रोल में लाने के लिए। उन्होंने बोट के रेडर को लहरों की अपोजिट साइड की ओर घुमाने की कोशिश की, लेकिन लहरों की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि उसने रडर को भी बुरी तरीके से तोड़ डाला। दरअसल यह रडर बोट को डायरेक्शन को चेंज करने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन इस समय वह टूट चुका था। तो यह लड़के ना चाहते हुए भी वापस अपने घर नहीं जा सकते थे। इस तूफान में उनकी बोट बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुकी थी, जिसके बाद यह बोट करीब 8 दिनों तक इस ओशन में ड्रिफ्ट करती रही। ये बच्चे जो खाना अपने साथ लेकर आए थे वह पहले ही ख़त्म हो चुका
था। तो इन्होंने कोकोनट के सेल में बारिश के पानी को जमा करना शुरू किया। हालांकि इन्होंने मछलियों को पकड़ने की खूब कोशिश की, मगर इनको उसमें सफलता नहीं मिल पाई। 8 दिनों तक टूटी बोट पर ड्रिफ्ट करते हुए यह लड़के एटा आइलैंड के पास पहुंच गए। जब इन बच्चों ने आइलैंड को देखा तो उनको यह लगा कि अगर यह आइलैंड भी हमसे मिस हो गया तो इसके आगे हमें कोई ज़मीन मिल भी पाएगी या नहीं, इसका पता लगा पाना भी काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए इन बच्चों ने अपनी बोट को जैसे तैसे करके आइलैंड के शोर पर क्रैश करवा दिया। यह बोट बहुत बड़ी चट्टान से जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से यह टुकड़ों में टूट गई। जिसके बाद बच्चे तैरते हुए एटा आइलैंड के शोर पर पहुंच जाते हैं। बच्चों ने इसके बाद एक गुफा को खोदा और वहां पर आराम किया और एक चैन की सांस ली। सियो और स्टीफन, जो कि इस ग्रुप में काफ़ी सबसे उम्र में बड़े थे, उन दोनों ने ग्रुप की लीडरशिप का काम आपस में बांट लिया था। जहां इनमें से एक लोग उन सबको सर्वाइवल के इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस देता था और दूसरा हर इंसान को केयर प्रोवाइड करवाता था। सिर्फ सियो ही कुछ सर्वाइवल की ट्रिक जानता था, जो कि उसके फादर ने उसको बचपन में बताई थी। जिस आइलैंड पर यह आए थे वह एक माउंटेन और रॉ आइलैंड था, जिस पर बहुत सारी पेनी क्लिप्स भी थी और इन्हीं क्लिप्स के नीचे इन लड़कों ने अपना बेड बनाया था ताकि रात को सोते समय उनको थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल सके। उन्होंने शार्प स्टोन की मदद से होल बनाए थे ताकि उनमें थोड़ी सी जगह बन पाए जहां वह बारिश के पानी को कलेक्ट कर सकें। लेकिन यह प्रोसेस 4 से 5 दिन लगा देती थी। इतना पानी कलेक्ट करने के लिए जितना कि वह पी सके। यह लड़के उन क्लिप्स के ऊपर चढ़ा करते थे ताकि यह कुछ सीए बर्ड्स को पकड़ सकें
न सिर्फ उनको खाने के लिए बल्कि पीने के लिए भी। जी हाँ, ये उन सीए बर्ड्स का खून पीते थे अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए, और इस वक्त तक उनके पास कोई आग का सोर्स भी नहीं हुआ करता था। तो वह उन सीए बर्ड्स को कच्चा ही खाया करते थे, लेकिन वह हर दिन आग को जलाने की पूरी कोशिश किया करते थे, लेकिन उनको हर बार नाकामयाबी ही मिलती थी। वह हर बार 2 लकड़ी के पीसेज को आपस में रगड़ते थे, इस कोशिश में कि उनका फ्रिक्शन फ्लेम की स्पार्क को क्रिएट कर दे और वह आग को जला पाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था। लेकिन वह आग के महत्व को समझते थे, क्योंकि उनको यह बात पता थी कि आग ही उनके सर्वाइवल और रेस्क्यू का इकलौता जरिया है जो कि उनको इस आइलैंड पर जिंदा रख पाएगा। और इसी होप के चलते वह हर दिन आग को जलाने की बेतोड़ कोशिश किया करते थे। यह बच्चे कई बार बिना एक दूसरे को बताए जंगल में अंदर तक चले जाया करते थे, वहाँ पर रोकर वापस ग्रुप में इकट्ठा हो जाते थे और इस तरह से प्रिटेंड करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ तक कि इन बच्चों में आपस में बहुत सारे झगड़ा भी हुआ करते थे, लेकिन आखिर में यह एक दूसरे को कैसे भी करके मना लिया करते थे। कोलो, जो कि इन 6 लड़कों में से एक था, उसने एक दिन कुछ खराब तारों को उठाया जो कि उसको टूटी बोट से मिले थे और कुछ लकड़ियों के टुकड़ों को और कोकोनट को इकट्ठा किया और इन सारी चीज़ों से एक गिटार बनाया जिनको वह लड़के बजाने लगे और नए नए गाने बनाने लगे। लेकिन 6 महीनों के बाद इनमें से एक लोग फाइनली आग को जला डालता है और यही वह इकलौता मौका था पिछले 6 महीनों में जहाँ यह सारे लड़के इतने खुश हुए थे। वो इतने खुश इसलिए भी थे क्योंकि अब
उनको पका हुआ खाना खाने को मिलेगा और बेशक यह आग उनके सर्वाइवल के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाली थी। हर दिन इनमें से एक लोग इस आग की रखवाली करता था, कहीं यह आग बुझ ना जाए। इसमें जलने वाली चीज़ों को डालता रहता था ताकि यह आग कभी बुझ ना पाए। उन्होंने इस आग को एक बार भी नहीं बुझने दिया। वह हर दिन कम से कम 2 सीए बर्ड्स को पकड़ते थे ताकि वह अच्छे तरीके से खा सकें और पी सकें। लेकिन जब एक दिन स्टीफन सीए बर्ड्स को क्लिप्स के ऊपर पकड़ने गया तो अचानक से उसका पैर वहाँ से फिसल गया और वह तेजी से नीचे गिर गया। यह जहाँ से गिरा था वह एटा आइलैंड का सबसे ऊंचा माउंटेन था। स्टीफन जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर उसके दूसरे साथी उसके पास चले आए। जब उन्होंने स्टीफन को देखा तो स्टीफन एक पतले लेज पर आकर गिरा था, जिसकी वजह से उसका पैर टूट गया। बाकी के लड़कों ने स्टीफन को उठाया और उसको अपने कैंप की तरफ ले गए, जहाँ पर उन्होंने कुछ ब्रांचेस और पत्तों की मदद से स्टीफन की मरहम पट्टी की। जो भी चीज़ उस समय उनके हाथ लग पाई, इसी चीज़ को उन्होंने स्टीफन के पैर को सीधा रखने के लिए और घाव को भरने के लिए इस्तेमाल किया। बाकी के लड़कों ने यह डिसाइड कर लिया था कि स्टीफन जब तक ठीक नहीं हो जाता वह कोई सा भी काम नहीं करेगा। तब तक के लिए सारा काम हम करेंगे। स्टीफन के पैर को रिकवर होने के लिए कई महीने लग गए, लेकिन वह पूरा रिकवर होने से पहले ही चलने लग गया था। लेकिन फिर भी उसके साथियों ने उसको काम नहीं करने दिया। वो चाहते थे कि स्टीफन जब पूरा रिकवर हो जाएगा तभी हम उससे काम करवाएंगे। हर दिन यह लड़के इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाया करते थे, इस आशा में कि उनको कुछ नया देखने
के लिए ज़रूर मिलेगा, जो कि उनके सर्वाइवल में मददगार साबित होगा। और एक दिन जब वह एटा माउंटेन का सबसे फ्लैट पार्ट्स पर पहुंच गए तो उन्होंने वहां पर देखा एक पुराना उजड़ा हुआ गांव, जो कि पूरी तरीके से नाश हो रखा था। लेकिन वहाँ पर इन बच्चों को कुछ वेजिटेबल मिली और बहुत सारे मुर्गी, जो कि गांव वाले वहाँ छोड़कर गए थे। हर रात यह एक गेम खेलते थे, मुर्गे को पकड़ने का गेम। देखते ही देखते उनके पास करीब 200 मुर्गियां हो चुकी थी। उनको यह मारा नहीं करते थे, बल्कि यह उनको कोकोनट के स्क्रैप्स खिलाते थे और उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करते थे, ताकि उनको एक लगातार फूड सोर्स मिल सके, जो कि था अंडा। लड़के केवल उस समय इन चिकन को मारा करते थे जिस समय मौसम खराब होता था, क्योंकि खराब मौसम में यह क्लिप्स पर जाकर सीए बर्ड्स को मारना प्रेफर नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने स्टीफन की हालत को देखा था और यह ऐसा नहीं चाहते थे कि इनमें से और कोई इस क्लिप से गिर जाए और उसकी भी हालत स्टीफन की तरह हो जाए। उन्होंने एक नाव भी बनाई थी ताकि यह इस आइलैंड से जा सकें, लेकिन जब वह 1 मील इस आइलैंड से दूर गए तो उनकी बनाई गई नाव टूट गई थी, जिसकी वजह से उनको बीच सफ़र में ही वापस तैरकर आइलैंड पर आना पड़ गया था। लेकिन अच्छा है यह चीज़ उनके साथ हुई, क्योंकि अगर वह नाव को लेकर आइलैंड से बहुत दूर निकल जाते और वापस इस आइलैंड पर नहीं आ पाते, तो इनके लिए समुद्र में बिना कंपास और मैप के जिंदा रह पाना काफ़ी मुश्किल होता। क्या पता इसके बाद इनको ऐसा आइलैंड दोबारा मिल भी पाता या फिर नहीं। 1 साल के बाद इन सभी लड़कों ने रेस्क्यू की सारी होप छोड़ दी थी और उन्होंने यह चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि शायद से हमें बाकी की ज़िंदगी इसी आइलैंड पर गुजारनी पड़ेगी,
लेकिन एक दिन जब वह इस आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उनको कुछ आदमियों की हड्डियां मिली। उनका मानना यह था कि शायद यह सारी हड्डियां उन आखिरी लोगों की होंगी जो कि इस आइलैंड पर फंस गए होंगे। इसके बाद उन्होंने इन हड्डियों के ढांचे को उठाया और उनको अच्छी तरीके से दफनाते हुए उनकी याद में एक फ्यूनरल किया और भगवान से प्रेयर भी करने लग गए कि हमें जल्द से जल्द रेस्क्यू करवा दो ताकि हमारी हालत भी इन लोगों की तरह ना हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ पीटर वर्नर एक एडवेंचर पर निकले हुए थे। अगर आपको पीटर के बारे में बताऊं तो यह आर्थर वर्नर के सबसे छोटे बेटे थे जो कि एक समय पर ऑस्ट्रेलिया के सबसे पावरफुल इंसान थे जो कि उस समय इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में रूल करते थे और इसी वजह से ये पीटर को भी अपनी तरह बनाना चाहते थे। लेकिन पीटर के सपने कुछ और ही थे। पीटर को हमेशा एक मछुआरा बनना था और इसी वजह से यह एक नाव को लेकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए एडवेंचर पर निकल जाता है। उसकी बोट का नाम जस्ट डेविड था और जस्ट डेविड ही क्यों था वह तो मुझे भी नहीं पता। 1966 में पीटर मछलियाँ पकड़कर वापस टोंगा अपने घर की ओर जा रहा था। इसी बीच वह एटा के नज़दीक से निकल रहा था कि तभी पीटर ने एटा आइलैंड पर इंसानों की आवाज़ को सुना। लेकिन पीटर को लगा कि शायद से उन्होंने किसी सीए बर्ड्स की आवाज़ को सुना है क्योंकि इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता। लेकिन फिर भी पीटर ने इस आइलैंड के पास जाने का डिसाइड किया कि आखिर वहाँ पर कोई है या नहीं। जैसे ही वह आइलैंड के पास गए तो पीटर ने वहाँ पर आग के धुएं को नोटिस किया तो उसको कन्फर्म हो गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो ज़रूर है। लेकिन फिर भी आइलैंड के
ज़्यादा पास नहीं गया, क्योंकि उसने अपने शहर में ऐसी कई सारी कहानियाँ सुनी थी कि इस तरह के आइलैंड पर टोंगा से भागे हुए कैदी रहते हैं। लेकिन फिर भी पीटर आइलैंड के पास जस्ट डेविड को लेकर जा रहा था, और यह पहली बार नहीं था जब कोई शिप इस आइलैंड के पास से गुजर रही हो, बल्कि इन लड़कों ने 4 अलग अलग शिप को अपनी आँखों के सामने से जाता हुआ देखा था। जब तक वह शिप इन लड़कों को देख पाती, वह पहले ही चली जाती। लेकिन इस दिन उन 6 लड़कों में से एक ने जस्ट डेविड को आइलैंड के पास आते हुए देख लिया, और उसने अपने बाकी के साथियों को इस शिप के बारे में बता दिया, और वह सभी पानी में कूद गए और शिप के पास जा पहुँचे। उन्होंने बड़े ही परफेक्ट तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में पीटर से बात की और पीटर को समझाया कि यहाँ तक हमारी काउंटिंग के अनुसार हम आज से 15 महीने पहले हमारी बोर्डिंग स्कूल से भाग गए थे और इस आइलैंड पर फंस गए थे। जब पीटर ने उनकी बातों को सुना तो पहले पीटर को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ कि आखिर इन बच्चों ने ऐसे खतरनाक आइलैंड पर 15 महीनों तक सरवाइव कैसे कर लिया। फिर उसने कन्फर्म करने के लिए टोंगा टापू पर रेडियो की मदद से वहाँ पर मैसेज भेजा, जहाँ उसने उनको बताया कि मुझे 6 लड़के बिना किसी कपड़ों के नग्न अवस्था में मिले हैं, जिनके बाल काफ़ी बड़े हैं। उनका कहना यह है कि वह पिछले 15 महीनों से अपनी बोर्डिंग स्कूल से भाग गए थे और आइलैंड पर फंस गए थे। सारे लड़के इस समय शिप पर खड़े खड़े एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या हम घर जा भी पाएंगे या नहीं। 20 मिनट के बाद रेडियो के सामने से एक आवाज़ आती है। एक ऑफिसर पीटर से बात करता है, जो कि कहता है तुम्हें वो मिल गए। यह तो करिश्मा
हो गया, क्योंकि सभी ने यह समझ लिया था कि यह मर गए हैं और सबने इनका फ्यूनरल भी कर डाला है। अगर यह वही हैं तो यह तो सच में कोई चमत्कार ही हो सकता है। जिसके बाद पीटर उनको वापस टोंगा टापू पर ले जाता है, जहाँ एक मुसीबत उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मिस्टर तनिएला ओइला, जी हाँ, यह वही मछुआरा था जिसकी बोट इन बच्चों ने चुराई थी। तनिएला ने उन बच्चों को टोंगा में पहुँचते ही उन पर बोट चुराने के चार्जेस लगा दिए, जिसकी वजह से उनको तुरंत सलाखों के बीच डाल दिया गया। तनिएला ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि आखिर यह बच्चे किस कंडीशन में रहकर यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। यह सब होता हुआ देख पीटर को काफ़ी बुरा लगा, जिसके चलते उसके दिमाग में एक अनोखा आइडिया आया, जहाँ उसने इन बच्चों की डॉक्यूमेंट्री बनाने का निर्णय लिया, इस सोच के चलते कि जितना भी पैसा इस डॉक्यूमेंट्री से आएगा वो बच्चे तनिएला को उसकी बोट की जगह पर दे सकते हैं और तनिएला अपने चार्जेस को वापस ले लेगा और बच्चे जेल से बाहर आ पाएंगे। जब यह आइडिया पीटर ने उस बोट ओनर को सुनाया तो वह भी इस चीज़ के साथ राज़ी हो गया और उसने अपने चार्जेस वापस ले लिए, जिसके चलते वह बच्चे फाइनली जेल से बाहर आ गए और अपनी फैमिली से मिल पाए। इसके बाद स्टीफन को डॉक्टर के पास भी भेजा गया। जब डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी को देखा तो वह भी हैरान हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चों ने इतनी अच्छी तरीके से स्टीफन के पैर को स्टिक की मदद से सीधा किया था, जिसकी वजह से स्टीफन दोबारा से चल पाया। रेस्क्यू के कुछ हफ्तों बाद ही यह सभी लड़के पीटर के साथ वापस उस आइलैंड पर गए थे ताकि यह उस डॉक्यूमेंट्री को अच्छी तरीके से बना पाएँ, जिसको इसी साल 1966 में ऑस्ट्रेलियन
टीवी पर चलाया गया। आज हमने पढ़ा 6 लड़कों की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल बच्चों की शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।